चलिए सर शुरू करते हैं। व्हाट इज कंसंट्रेशन टर्म्स, इनके बारे में बात करते हैं। सर आप मुझे बताइए, आपको ये कैसे पता चलता है कि सल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है? जरा समझना। तो इसका मतलब है अगर आपको मोलारिटी दे रखी है तो आप उससे यही कहेंगे तू अपने सोल्यूशन को अपने पास रख ऐसी तैसी, मैं अपना एक सोल्यूशन डिफाइन करूंगा जो कि 1.2 मोलर ही होगा। क्या अभी भी ये सोचना पड़ता है कि वेट के बाद मोल कैसे निकलते हैं? सर 10/342 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। वो कहां से लाओगे सर? 100 ग्राम टोटल है, 10 ग्राम चीनी है, सॉल्वेंट कितना हुआ? चलिए सर नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड दैट इज कंसंट्रेशन टर्म्स। चलिए सर शुरू करते हैं। व्हाट इज कंसंट्रेशन टर्म्स, इनके बारे में बात करते हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करते हैं। ज्यादा इसमें भी बेकार की बातें नहीं करेंगे, बहुत साफ सुथरी बात करेंगे। हम बातें करने जा रहे हैं सॉल्यूशंस की, और सॉल्यूशंस वो लोग होते हैं जो सल्यूट और सॉल्वेंट का होमोजीनियस मिक्सचर हो। यानी जब आप सल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो ऐसे में एक सॉल्यूशन तैयार होता है, और अगर वो सॉल्यूशन इस तरह का है या वो मिक्सचर इस तरह का है जिसमें सल्यूट पूरे सॉल्वेंट में होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ऐसे मिक्सचर को आप एक सॉल्यूशन का नाम दे देते हैं। ठीक है, इस होमोजीनियस का क्या मतलब है मैं अभी समझाता हूं। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन में सर दो लोग हैं, एक सल्यूट है एक सॉल्वेंट। दो बातें आती हैं। सर आप मुझे बताइए, आपको यह कैसे पता चलता है कि सल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है? जरा समझना, तरीके बहुत आसान है। सर सॉल्वेंट को पहचानने का तरीका यह है कि जो भी सॉल्यूशन का फेज बनता है, जो भी सॉल्यूशन का फेज, यानी सल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया, सॉल्यूशन जिस फेज में है, मान लीजिए वो सॉल्यूशन गैसियस फेज में है, तो सॉल्वेंट वो होगा जो गैसियस फेज था। यानी सॉल्वेंट का फेज ही सॉल्यूशन का फेज होता है। क्लियर? बात खत्म हो गई। सॉल्यूशन का फेज कौन डिसाइड करता है? सॉल्वेंट डिसाइड करता है। यानी सॉल्वेंट जिस फेज में होगा, अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन लिक्विड बनेगा, अगर सॉल्वेंट गैस है तो सॉल्यूशन गैस बनेगा, अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन सॉलिड बनेगा। यानी सॉल्वेंट जिस फेज में है वही फेज सॉल्यूशन का होता है। क्लियर हो गया? सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सेम फेज में हो सर। मान लीजिए दोनों ही लिक्विड है और जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी लिक्विड बनेगा। अब आप परेशान हो जाएंगे, सर सॉल्यूशन अगर लिक्विड है तो सॉल्वेंट वो होगा जो लिक्विड है, और दोनों ही लिक्विड है। अब आप क्या करेंगे? तो ऐसे में अगर दोनों लोगों के फेजेस सेम है तो जिसका अमाउंट ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है, और जिसका अमाउंट कम होता है वो सॉल्यूट होता है। क्लियर है ये वाली बात? सबको ये वाली बात समझ में आ गई है? समझ में आई बात? यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट को पहचानने के लिए बहुत सीधी सी बातें की जाती हैं, जिसमें एक बात क्या बोली जाती है? एक बात ये बोली जाती है कि सॉल्वेंट डिसाइड्स द फेज ऑफ द सॉल्यूशन। If both solute and solvents are in the same phase, then the component which is larger, that is solvent, and which is lesser, that is solute. क्लियर है? जैसे एग्जांपल ऐसे समझ लेते हैं। मान लीजिए मैं ये कहूं कि मैंने शुगर लिया, पानी लिया, दोनों को मिला दिया। तुम बताओ शुगर और पानी को मिलाने से क्या बनता है? शरबत बनता है सर। शरबत किस फेज में होता है? सर शरबत हमारा लिक्विड फेज में होता है। इन दोनों में लिक्विड कौन है? सर इन दोनों में लिक्विड ये है। तो दैट मींस दिस वाटर इज सॉल्वेंट एंड दिस सॉल्यूट इज दिस शुगर इज सॉल्यूट। बिकॉज शुगर सॉलिड है और वाटर लिक्विड है, और इनके मिलाने से अगर लिक्विड ही बना तो इसका मतलब है सर लिक्विड अगर सॉल्यूशन है तो इस सॉल्यूशन का फेज सॉल्वेंट ने डिसाइड किया होगा, और इन दोनों में लिक्विड फेज किसका है सर? पानी का। तो पानी हमारा सॉल्वेंट है, ये हमारा। ठीक है, अच्छा तो दूसरा केस बनाते हैं। ये लिक्विड ए है, ये लिक्विड बी है, इन दोनों को मिलाओगे तो लिक्विड ही तो बनेगा। हाँ सर लिक्विड बनेगा। अब दिक्कत क्या है? सर अगर ये लिक्विड है तो हमारा सॉल्वेंट वो होगा जो लिक्विड है। सर ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है, आप क्या करेंगे? तो जो कम है वो सॉल्यूट है और जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट। क्लियर है सबको? अब ये बात क्लियर हो गई? अब स्वराज पूछ रहा है अगर दोनों बराबर हो, तो देखो ये तो बड़ा अजीब सा केस बन गया। अगर दोनों बराबर हैं तो भी सॉल्वेंट किसी भी एक को माना जा सकता है। उस केस में आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप समझ रहे? तो केस बड़ा क्लियर है, बहुत साफ सा केस बनाया गया है कि हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में देखकर डिसाइड कर सकते हैं। तो मान लीजिए सॉल्यूट सॉल्वेंट, और ये तो एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में कोई यूज नहीं करना है मुझे, बट एक ऐसी सिंपल सी इंफॉर्मेशन है। काम की बात अब करते हैं। काम की बात आती है कि सर ये बताइए कि हमारा जो होमोजीनियस सिस्टम है सर, वो होमोजीनियस सिस्टम कैसा? इसका क्या मतलब? होमोजीनियस सिस्टम का क्या मतलब? तो सर होमोजीनियस सिस्टम का मतलब ये, बहुत ध्यान से देखना भाई, बहुत खूबसूरत सा डायग्राम बना के लाए हैं तुम्हारे लिए। सर अगर मैं इस बर्तन में पानी भर दूं और पानी भरने के बाद इसके अंदर शुगर डाल दूं, ठीक, होमोजीनियस का यह मतलब है कि अगर मैं इस टंकी में से
कितना भी अमाउंट निकालूं, चाहे ज्यादा निकालूं चाहे कम निकालूं, कितना भी अमाउंट निकालूं, क्या चीज सेम है सर? एक्चुअली कंसंट्रेशन सेम है सर, कंसंट्रेशन सेम है, दैट इज होमोजीनियस। क्या मतलब हुआ सर? पूरी चीनी जो है पानी के अंदर होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड है सर, होमोजीनियसली। आप अगर ज्यादा पानी लेंगे तो पानी भी ज्यादा आएगा, चीनी भी ज्यादा आएगी। अगर आप कम पानी निकालेंगे तो पानी भी कम आएगा, चीनी भी कम आएगी। सर अमाउंट पर फर्क पड़ेगा सर, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बदल जाएगा सर, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बदल जाएगा सर। यहां पानी कम है, चीनी भी कम है, यहां पानी ज्यादा है, चीनी भी ज्यादा है सर। लेकिन सर इन सब बर्तनों में एक चीज कॉमन है सर, वो है कंसंट्रेशंस। इन इन तीनों बर्तनों के जो कंसंट्रेशंस हैं वो सेम है सर। इस चीनी के सॉल्यूशन में से अगर तुम एक चम्मच टेस्ट करो तो सर जितनी मिठास आपको अब लग रही है उतनी ही मिठास आपको तब भी लगेगी जब इसमें से एक लोटा लेके आप टेस्ट करेंगे। सर लोटा लेके टेस्ट करेंगे तो भी वो चीनी का सॉल्यूशन उतना ही मीठा लगेगा, एक चम्मच टेस्ट करेंगे तो भी चीनी का सॉल्यूशन उतना ही मीठा लगेगा। क्यों? क्योंकि सर ऐसा तो नहीं है ना सर एक चम्मच लेंगे तो चीनी कम होगी ना उसके अंदर। हाँ बिल्कुल सही है, चीनी कम होगी, लेकिन पानी भी तो कम होगा ना। जब आप एक लोटा पिएंगे तो सर पानी भी खूब सारा आएगा, चीनी भी खूब सारी आएगी, सर मिठास बराबर लगेगी। सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूं, मिठास बराबर लगेगी। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप पानी के अंदर चीनी का सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं तो ऐसे में सर जब वो होमोजीनियस सिस्टम तैयार हो जाता है तो उस होमोजीनियस सिस्टम के अंदर खास बात यह होती है कि आप उस टंकी में से कितना भी अमाउंट निकाल लो सर, कितना भी अमाउंट निकाल लो, द कंसंट्रेशंस ऑफ ऑल दोज अमाउंट्स रिमेन्स कांस्टेंट। इस बर्तन की जो मोलारिटी है वो इस बर्तन की मोलारिटी के बराबर होगी, इस बर्तन की जो मोलालिटी है वो इस बर्तन की मोलालिटी के बराबर होगी, इस बर्तन के अंदर जो चीनी का मोल फ्रैक्शन है वो इस बर्तन में चीनी के मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। सर हर कंसंट्रेशन टर्म सिमिलर होगा, सिर्फ चीनी और पानी के अमाउंट्स अलग अलग होंगे बट द कंसंट्रेशंस रिमेन्स कांस्टेंट। सो अल्टीमेटली होमोजीनियस का नेचर है कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ ऑल द कंसंट्रेशन टर्म्स इन केस ऑफ ए, this is equal to all the concentration terms in case of B and this is also equal to all the concentration terms in case of C। यानी इन तीनों सॉल्यूशंस में A B C इन तीनों सॉल्यूशंस के जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो तीनों बराबर माने जाएंगे। क्लियर है? रूह अफ़ज़ा, हाँ रूह अफ़ज़ा, रूह अफ़ज़ा जनरली बोलते हैं, रूह अफ़ज़ा। खैर तो ये वाली बात सबके समझ में आ गई। ठीक है चलिए सर अब एक एक करके बात उठाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात शुरू करते हैं एंड दैट इज सबसे पहली बात करते हैं मोलारिटी। हम सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पहले फटाफट एक लाइन से लिख लेते हैं, उसके बाद इनके इंटर कन्वर्जन्स के बारे में बात करेंगे। बहुत सिंपल, मजा आने वाला, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। मोलारिटी की बात करते हैं। मोलारिटी को डिफाइन कैसे करते हैं सर? बिल्कुल आप हम समझ रहे हैं इस बात को ना, तुम इस मूड में हो कि सर आप कुछ इसमें बकवास बताइए, बहुत स्ट्रेट डिस्कशन कर रहे हैं। मोलारिटी अगर आप निकालना चाह रहे हैं तो मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, दिस इज इक्वल टू मोलारिटी। मैं बिल्कुल इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल साफ बात कर रहा हूं, बिल्कुल साफ एकदम, कि अगर आपको मोलारिटी कैलकुलेट करनी है तो आप उस रूह अफ़ज़ा के सॉल्यूशन में कितने चीनी के मोल हैं और उस रूह अफ़ज़ा सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है ये बता दीजिए लीटर में। मैं आपको खड़ाक से उस रूह अफ़ज़ा सॉल्यूशन की मोलारिटी कैलकुलेट करके बता दूंगा, कहीं कोई ज्यादा बकवास नहीं, बिल्कुल सीधे, बिल्कुल साफ। क्लियर है? ये क्लियर है? ठीक है, चलिए तो इसका मतलब ये हुआ तो बहुत आसान है ना। तो अब इसमें बहुत आसान सी बात कर रहे हैं कि अगर आपको कभी भी, ये तो हमने जो फॉर्मूला लिखा है ये फॉर्मूला है, अगर आपको कभी मोलारिटी कैलकुलेट करनी हो तो क्या करेंगे, सल्यूट के मोल्स को सॉल्यूशन के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, आपको मोलारिटी मिल जाएगी। ठीक, ये बात होगी उन सवालों के लिए जिसमें मोलारिटी आपसे पूछी जाती है। अब और मजे की बात जानते हो, इस फॉर्मूले पर भी सवाल पूछ लेता है। सोचो एनटीए जिससे घबराते हैं, आईआईटी का पेपर जिससे हम डरते हैं, किस लेवल पर भी सवाल गिर गिर के पूछता है यार। चीनी का वेट दे रखा है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है, मोलारिटी निकालो। अबे चीनी के वेट से चीनी के मोल निकाल लेना, वाई मैप खून में बसा है, वॉल्यूम से डिवाइड कर देना, लीटर में रखकर मोलारिटी आ जाएगी।
सर इसमें नया क्या? पूछता है वो, इस तरह के सवाल भी पूछता है। बच्चे वो भी गलत करके आते हैं, पता नहीं क्या दिमाग लगा के जाते हैं। अरे यार थोड़ा सा भरोसा रखो, करा जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है, सब करते, तुम भी कर सकते हो। क्लियर है? तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, दैट इज मोलारिटी। क्लियर है? दूसरी बात जरा ध्यान से सुनना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वो क्या है सर? अगर मैं मोलारिटी को सॉल्यूशन के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाए? खत्म हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा समझना सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई कि मोलारिटी को अगर आप मोलारिटी इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अरे वाह सर, आज तो मजा आ गया, क्योंकि मुझे मोल्स निकालने का आज एक और तरीका पता चल गया। अब जरा मेरी बहुत ध्यान से बात सुनना तुम। अगर तुमने ये बात मेरी ध्यान से सुन ली तो मुझे स्टोइचियोमेट्री में कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तुम मेरी बात समझ के रखना। क्या तुम बताओ, मोल्स निकालने के क्या क्या तरीके होते हैं? जैसे दो लोग आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, है ना, तो उसमें सर एक आदमी के मोल इतने हैं, दूसरे के इतने मोल हैं। मोल निकालने के तरीके क्या है? सर आप मुझे उस आदमी का वेट दे दीजिएगा, वाई मैप, मोल निकल आएंगे। सर अगर कोई गैस है तो उसका एसटीपी पे वॉल्यूम दे दीजिएगा, मोल निकाल लेंगे 22.4 लीटर से डिवाइड करके। सर अगर कोई सैंपल है तो उसके नंबर ऑफ एंटिटीज बता दीजिएगा, अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करके मोल्स निकाल लेंगे। सर वही वाई मैप। सर यही तरीके हैं मोल निकालने के। ठीक, आज तुम्हारे सामने एक और आदमी आ गया, एंड दैट इज, अगर आप रिएक्टेंट के मोल निकालना चाहते हैं, यानी जो लोग रिएक्ट कर रहे हैं, तो सोल्यूशन फेज में जब रिएक्शन होती है तो जो लोग रिएक्ट करते हैं उनके मोल्स निकालने के लिए उस सोल्यूशन की मोलारिटी को उस सोल्यूशन के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ताकि उस आदमी के मोल मिल जाए जो रिएक्ट कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? मेरी इस बात को सब लोग ध्यान रखना। सर ये सोल्यूशन और ये सोल्यूशन मिलाए जा रहे हैं, दो लोग आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, कौन रिएक्ट कर रहा है, किससे कर रहा है? अरे सर जो सोल्यूट है यहां का, वो इस सल्यूट से रिएक्ट कर रहा है, तो इस सल्यूट के मोल कैसे निकलेंगे? इसकी मोलारिटी को इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, इसके मोल आ जाएंगे। इस सॉल्यूशन की मोलारिटी को इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, इसके मोल्स आ जाएंगे। सर दो लोगों के मोल्स आ गए, सर दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, सिंपल स्टोइचियोमेट्री चलेगी। सर बच्चे सोचते हैं सर सॉल्यूशन फेज है, सॉल्यूशन फेज में मोलारिटी दी जाती है, न जाने कैसे निकालेंगे रिएक्शन का के बारे में। अरे भाई वो मोलारिटी इसलिए दी गई है ताकि तुम सॉल्यूट के मोल्स निकाल सको, उस आदमी के मोल्स निकाल सको जो रिएक्ट कर रहा है। इससे पहले मोल्स डायरेक्ट दिए जाते थे, आज सॉल्यूशन फेज में कोई रिएक्शन हो रही है तो वो मोलारिटी और वॉल्यूम दे देगा, आप मल्टीप्लाई करके मोल्स निकाल लीजिएगा। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? मैं इस बारे में बात करूंगा। क्लियर है? तीसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है? तीसरी बात ये कि सर मोलारिटी को देख के लगता है कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। सर मोलारिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, मोलारिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। मोलारिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, ऑब्वियसली सर, क्योंकि मोलारिटी के अंदर वॉल्यूम का टर्म आ रहा है और वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो बिना कुछ ड्रामेबाजी के भी आप रूह अफ़ज़ा के सॉल्यूशन की मोलारिटी चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। तो इसलिए सर टेम्परेचर, लेकिन ये नॉर्मल हल्के फुल्के टेम्परेचर चेंज से तो नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम को, सॉल्यूशन लिक्विड के वॉल्यूम को चेंज करने के लिए टेम्परेचर में अच्छा चेंज आना चाहिए। बट फिर भी सर है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम का टर्म। ठीक, अब आते हैं चौथी बात पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है सर? चौथी बात बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप ध्यान से समझें तो वो चौथी बात ये है कि अगर मान लीजिए, मैं ऐसे बोलूं आपको, मान लीजिए मैं आपको ये बोलूं कि मेरे पास एक सोल्यूशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है जरा समझना, मेरे पास एक सोल्यूशन है, कुछ भी ले लेता हूं मैं, 1.2 मोलर, मोलर समझते हो, मोलारिटी दे रखी है 1.2 मोलर एक्वस, कोई भी सोल्यूशन ले लेता हूं, KOH सोल्यूशन, कुछ भी ले लिया है। मान लीजिए मैं आपको ये बोलूं, जरा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, बस तुम समझ लो, बहुत ध्यान से समझना भाई। अगर ये चीज समझते जाओगे ना तो तुम्हारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा, है ना? बहुत ध्यान से समझना सब लोग। 1.2 मोलर एक्वस KOH सोल्यूशन है, यानी मैं ऐसा कुछ कर लेता हूं कि मेरे पास ये मान लीजिए, ये ले लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक 1.2 मोलर एक्वस KOH सोल्यूशन है, ये छुपा लिया मैंने। ठीक, अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं दोस्तों, मेरे पास 1.2 मोलर KOH का सोल्यूशन है, यानी मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे पास एक KOH का सोल्यूशन है, मैंने छुपा रखा है, जिसमें KOH की जो मोलारिटी है, इस सोल्यूशन की जो मोलारिटी है वो 1.2 है।
अब तुम मुझे ऐसे सोच के जवाब दो सबसे पहले कि क्या आपको यह दिखाई देता है कि KOH कितना है? क्या आपको यह दिखाई देता है कि पानी कितना है? सर आप देखिए सामने से बोल रहे हैं और पीछे आपने KOH का सॉल्यूशन छुपा रखा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता सर। मुझे नहीं पता कि आपके पीछे बाल्टी आपने छुपा रखी है कि लोटा छुपा रखा है कि ढक्कन छुपा रखा है कि टंकी छुपा रखी है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा सर। अब मैं ये बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि आपके पीछे जो सॉल्यूशन है उसमें क्या कितना KOH है, कितना पानी है, क्या है, मैं कुछ भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकता सर। मुझे सॉल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा है, ये ठीक है। आपको कुछ नहीं पता सॉल्यूशन के बारे में, ठीक। मैं एक समझदारी की बात कर रहा हूं और सब लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर मुझे कोई भी KOH का सॉल्यूशन दिया जाए या कोई भी एक ऐसा सॉल्यूशन दिया जाए जैसा मैंने लिखा, तो आप इसको कैसे डिफाइन करते हैं वो सीख लीजिए जरा एक बार। जब कभी भी मोलारिटी दी जाती है तो मोलारिटी को डिफाइन करने का एक तरीका यह है जिसको मैं अपनी भाषा में एक लाइन अंग्रेजी की कहता हूं। एक लाइन अंग्रेजी की। जिस बच्चे ने ये एक लाइन अंग्रेजी की लिखना सीख लिया, उस बच्चे को कभी भी इस टॉपिक पर आने वाले सवाल, जो कि एक मुश्किल सवाल, इस पूरे चैप्टर के सबसे मुश्किल सवाल इस कंसंट्रेशन टर्म्स पे ही बनते हैं, उसको कोई भी सवाल मुश्किल नहीं लगे। समझो बात, उसको कोई भी सवाल मुश्किल नहीं लगे। ठीक है ये तो इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर मैं वो एक लाइन अंग्रेजी की लिखना सीख लूं तो मेरा काम चल जाए। तो चलिए सर जरा बताइए कैसे लिखते हैं। तो जब कभी भी मोलारिटी गिवन हो तो आप क्या लिखते हैं जरा समझना। 1.2 मोल्स ऑफ सल्यूट, कौन है सल्यूट? KOH डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर या फिर 1000 ml, जो भी बोले, सॉल्यूशन। ये एक लाइन अंग्रेजी की है, जरा समझिएगा। किसे कहते हैं मोलारिटी? सर मोलारिटी का मतलब है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर मोलारिटी की वैल्यू 1.2, इसका मतलब 1.2 मोल को 1 लीटर में डिसॉल्व किया गया, यही इसका मतलब है। तो इसका मतलब है अगर आपको मोलारिटी दे रखी है तो आप उससे यही कहेंगे तू अपने सॉल्यूशन को अपने पास रख ऐसी की तैसी, मैं अपना एक सॉल्यूशन डिफाइन करूंगा जो कि 1.2 मोलर ही होगा और वो सॉल्यूशन ये। क्या फायदा हुआ सर इस तरह से डिफाइन करने का? अरे सर अब आपको सब दिखता है अपने सॉल्यूशन के बारे में। कैसे सर? ये देखिए आप, सर मुझे सब दिखता है। कैसे सर? ये है 1.2 मोल्स ऑफ KOH। क्या पता चल गया सर? यहां से आ गए मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या तुम्हें पहले दिख रहे थे? नहीं सर। अब आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिखाई देने लगे। कितने? 1.2। और सुनिए ये क्या है सर? दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या पहले तुम्हें पता चल रहा था कि मेरे पीछे जो सॉल्यूशन है वो कितना वॉल्यूम का है? नहीं सर। लेकिन क्या तुम्हें अब पता चल रहा है? हां। लेकिन सर कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं? ये जो आप बता रहे हैं ये तो आपका सॉल्यूशन है ना सर, जो आपने डिफाइन किया है। मेरे पीछे जो सॉल्यूशन है वो तो कुछ और है। हो सकता है वो 2 लीटर का हो सकता है वो आधे लीटर हो। हम क्या जवाब देंगे? वो चाहे कैसा भी हो दोस्त, वो सॉल्यूशन और मेरा जो सॉल्यूशन मैंने डिफाइन किया है वो आए तो एक ही टंकी से है। इसका मतलब सर एक सॉल्यूशन मैंने डिफाइन किया जिसकी मोलारिटी 1.2 है और एक सॉल्यूशन वो जो आपने छुपा के रखा है उसकी मोलारिटी भी 1.2। दैट मींस ये दोनों सॉल्यूशन सेम कंसंट्रेशन के हैं। इसका मतलब एक ही टंकी से निकले होंगे। सर जो सॉल्यूशन मैंने डिफाइन किया सर, इस सॉल्यूशन को लेकर आगे बढ़िए सर। जो कैलकुलेट करना है कैलकुलेट करिए सर। जो आंसर मेरा निकल के आएगा वो सारे आंसर आपके सॉल्यूशन के लिए भी एप्लीकेबल होंगे। क्यों? क्योंकि हम दोनों एक ही टंकी से निकल क्या है। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? एक ही टंकी से आने वालों के सारे कंसंट्रेशन टर्म सेम होते हैं। सर अगर मैं किसी भी तरह से अपने इस सॉल्यूशन की कोई और कंसंट्रेशन टर्म निकाल पाता तो सर आप समझ लीजिएगा वो कंसंट्रेशन टर्म आपके सॉल्यूशन के लिए भी एप्लीकेबल होती जो आपने छुपा के रखा था, जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि सर आपका सॉल्यूशन और मेरा सॉल्यूशन एक ही टंकी से निकल के आया और एक ही टंकी से निकल के आने वालों के सारे कंसंट्रेशन टर्म सेम होते हैं। सर सारे कंसंट्रेशन टर्म सेम होते हैं। समझिए बात को। क्या मतलब हो इस बात का? सर मतलब यह हुआ कि सर ये जो एक लाइन अंग्रेजी की आपने लिखी, सर मजा आ गया सर। ये एक लाइन अंग्रेजी की बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जब कभी भी मोलारिटी को डिफाइन करना हो तो मोलारिटी को डिफाइन करने के लिए अगर आप अपना सॉल्यूशन डिफाइन कर रहे हैं तो उसमें फायदा यह है कि आपको सॉल्यूट के मोल्स भी दिखने लगते हैं, आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी दिखने लगता है। सर इन दोनों को यूज करके आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा क्या क्या कर सकते हैं। सर इन दोनों चीजों को यूज करके आप कुछ भी कर सकते हैं और जो भी कुछ आप करेंगे वो आपके सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है और वही उस सॉल्यूशन के लिए भी एप्लीकेबल है जो वो छुपा के बैठा था। आप क्यों जवाब दे रहे हैं ऐसा? क्योंकि सर आप दोनों एक ही सॉल्यूशन, एक ही टंकी से निकल के आए हैं।
हैं और एक ही टंकी से निकल के आने वालों के सारे कंसंट्रेशन टर्म सिमिलर होते हैं। अंतर सिर्फ अमाउंट्स में होता है सर, और कुछ अंतर नहीं होता। क्लियर है सबको? ये वाली बात समझ में आ गई? ठीक है, मैं इसको अभी अप्लाई करता हूं, मैं इसको यूज करके देखता हूं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है वो एक लाइन अंग्रेजी की। यानी सब लोग आज पहली बार क्या सीख रहे हैं, आप पहली बार में क्या सीख रहे हैं कि अगर आपको मोलैरिटी गिवन हो तो आप मोलैरिटी को एक्सप्लेन कैसे करते हैं। सब लोग इस लाइन को बिल्कुल घोट डालेंगे, याद कर डालेंगे। समझ रहे बात को? ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। सर नेक्स्ट पॉइंट ये कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि आप जो है कभी ऐसे सॉल्यूशंस की मोलैरिटी निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिसको डाइल्यूट किया जा रहा है। हाँ सर बिल्कुल हो सकता है। सर रूह अफ़ज़ा का सॉल्यूशन था, अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया, अब आप ये बताइए क्या होगा सर? सर वो उसकी मिठास कम हो जाएगी सर, इसका मतलब है उसकी कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी सर। आपने रूह अफ़ज़ा के ऊपर पानी डाला तो कंसंट्रेशन चेंज। सर अगर आपने रूह अफ़ज़ा में और रूह अफ़ज़ा डाला तो कंसंट्रेशन चेंज। इसका मतलब ये है सर कंसंट्रेशन को चेंज करने के लिए या तो रूह अफ़ज़ा डाल दो या पानी डाल दो। बात तो सही है सर, रूह अफ़ज़ा और पानी को डालने से कंसंट्रेशन तो बदल सकती है, बिल्कुल सही। ठीक है ये सर, लेकिन ये बताइए जब कंसंट्रेशन बदल जाएगी तो नई कंसंट्रेशन क्या होगी? तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये सर, ये रूह अफ़ज़ा का सॉल्यूशन है, आपने एक सिप ली, आपने कहा यार बड़ा मीठा लग रहा है, बड़ा गंदा लग रहा है, मीठा मीठा एकदम, थोड़ा सा पानी डाल दो। तो जब आप पानी डालते हैं तो क्या होता है, तुम सोचो जरा क्या होता है? सर पानी डालने से ना रूह अफ़ज़ा का अमाउंट नहीं बढ़ जाता है सर, जितनी चीनी थी उतनी चीनी रहती है सर। समझ रहे हो मेरी बात को क्या कह रहा हूं? यानी इस कॉन्सेप्ट में दैट इज रिजल्टेंट मोलैरिटी ड्यूरिंग डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मींस एडिशन ऑफ वाटर। तो पानी के एडिशन करने से क्या कॉन्सेप्ट पिक्चर में आता है? सर पानी के एडिशन करने से जो कॉन्सेप्ट है वो ये, जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो ये है, वो है मोल्स ऑफ सल्यूट रिमेन्स कांस्टेंट। मोल्स ऑफ सल्यूट रिमेन्स कांस्टेंट। सब लोग मेरी बात समझे? सर उस शुगर के सॉल्यूशन में पानी के डालने से शुगर थोड़ी ना बढ़ जाएगी सर। एक चम्मच चीनी आपने घोल दी, अब आप उसमें पानी डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, अरे सर तो चीनी तो एक ही चम्मच है ना सर, चीनी थोड़ा बढ़ जाएगी। यानी शुगर के जो मोल्स है वो फिक्स रहेंगे सर। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं सर। जब आप डाइल्यूशन करते हैं तो जितने मोल शुगर के थे यानी सल्यूट के यहां थे, उतने ही सल्यूट के मोल्स यहां होंगे। और अभी मैंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, सल्यूट के मोल्स निकालने का तरीका मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। याद है तुम्हें? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि मोल्स ऑफ सल्यूट ए में कितने, मोल्स ऑफ सल्यूट ए सॉल्यूशन में कितने हैं? m1 इंटू v1, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। मोल्स ऑफ सल्यूट बी में कितने हैं? मोल्स ऑफ सल्यूट बी में कितने हैं? दिस इज m2 इंटू v2। और सर कंसेप्ट ये कहता है दोनों मोल बराबर होने चाहिए, तो सर दोनों को बराबर कर दीजिए, उसमें क्या सोचना है सर। इसका मतलब ये हुआ m1v1 इज इक्वल टू m2v2। सो अल्टीमेटली जो रिजल्टेंट मोलैरिटी है वो m1v1 अपॉन v2 से निकाली जा सकती है। सर ये वो कॉन्सेप्ट है जो डाइल्यूशन के दौरान इस्तेमाल किया जाएगा। तो जब डाइल्यूशन के दौरान आप इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करेंगे तो यही छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है आपके सामने निकल के आएगा, और वो ये कहेगा कि अगर आपको मोलैरिटी रिजल्टेंट सॉल्यूशन की निकालनी है आफ्टर डाइल्यूशन, सो इट विल बी m1v1 अपॉन v2। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्या लिखा, कॉन्सेप्ट क्या लगाया सर? कॉन्सेप्ट तो बहुत आसान, कॉन्सेप्ट तो बड़ा आसान है। चीनी चेंज नहीं होगी सर। आप रूह अफ़ज़ा के सॉल्यूशन में पानी डालते जा रहे हैं सर, जितना रूह अफ़ज़ा पड़ा है वो फिक्स रहेगा। तो सर यहां पर रूह अफ़ज़ा का अमाउंट मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, याद है मोलैरिटी मैंने लिखा था, अगर तुम्हें याद ना हो तो मैं फिर से दिखाता हूं तुम्हें। मैंने ये लिखा था, ये देखिए मोल्स ऑफ सल्यूट, ये देखिए मोल्स ऑफ शुगर, मोल्स ऑफ शुगर इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो यानी शुगर यानी सॉल्यूट के जो मोल्स हैं सर वो फिक्स है सर, मोलैरिटी टू वॉल्यूम, पानी डालने से वो चेंज नहीं होंगे। तो इसी चीज का मैंने इस्तेमाल किया है और इसका इस्तेमाल करते ही मुझे ये वाला फॉर्मूला मिल गया है। तो आप चाहें तो इस फॉर्मूले को चुपचाप याद कर सकते हैं कि और ये एक खूबसूरत फॉर्मूला या खूबसूरत बात बनाकर इसको याद करना चाहिए कि जब कभी भी डाइल्यूशन का सवाल आएगा तो मैं बहुत इत्मीनान से m1v1 अपॉन v2 करके ये सवाल सॉल्व करूंगा। क्लियर है? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे कि सवाल है, आप इसके ऊपर सवाल बना सकते हैं, बढ़िया तरीके से सवाल सॉल्व कर सकते हैं, आपको करने के लिए दिया जाएगा, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। ठीक, दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात है रिजल्टेंट मोलैरिटी ड्यूरिंग मिक्सिंग। यानी जब आप एक ही सल्यूट के जब आप एक ही सल्यूट के एक से ज्यादा सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं,
तो जो रिजल्टेंट सोल्यूशन बनता है उस रिजल्टेंट सोल्यूशन की मोलैरिटी कैसे निकाली जाती, फिर क्या कॉन्सेप्ट लगेगा जरा बताओ। सर एक HCl का सोल्यूशन ये और एक HCl का सोल्यूशन ये, दोनों को मिला रहे हैं, यानी एक रूह अफ़ज़ा ये है, एक रूह अफ़ज़ा का सोल्यूशन ये है, दोनों को मिलाएंगे। अब बताइए क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। अरे सर कॉन्सेप्ट ये है कि यहां पर जो टोटल रूह अफ़ज़ा के मोल्स आएंगे वो निकालिए और जो यहां पर टोटल वॉल्यूम आएगा वो निकालिए। सर आप मोलैरिटी कैलकुलेट कर लीजिए, यानी बड़ा आसान आ गया। सर यहां पर जो मोलैरिटी आएगी वो कैसे निकल के आएगी, मोलैरिटी इज इक्वल टू टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट, टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। खत्म हो गया। सर टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने होंगे, अरे सर ये तो वही हो गया सर, पहले वाले में से कितने आएंगे M1V1, दूसरे वाले के सोल्यूट कितने गिरेंगे M2V2, और टोटल कितना हो जाएगा सर वॉल्यूम V1 प्लस V2। यानी जब कभी भी आपको मिक्सिंग की मोलैरिटी निकालनी हो तो M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2 करके ये काम चला सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं साहब। क्लियर, समझ में आया भाई। यार ये सब मत पूछो यार, देखो मेरी हिम्मत मत तोड़ो, समझो बात को। जिसको जाना है वो जा सकता है। एक आदमी कह रहा है कितनी देर और चलेगा सर, टाइम बता दो, ये बता दो। देखो मुझे मत डराओ क्योंकि अभी मुझे करना है ना, अभी मुझे करना है। मैंने अभी सिर्फ मोलैरिटी की है, मुझे जबरदस्ती डराओ नहीं, मैं बहुत मुश्किल से अपने आप को, समझ रहे बात को, अपना एंथू दिखा रहा हूं। तो तुम लोग भी पूरे जोशो खरोश के साथ लगे रहो, अब हो जाएगा, सब हो जाएगा, परेशान मत हो, करेंगे है ना, करेंगे, सारा सारा कवर करेंगे, करेंगे, ठीक है। तो बहरहाल तो ये हमारा एक तरीका हो गया रिजल्टेंट मोलैरिटी कैलकुलेट करने का। चलिए बहुत बढ़िया सर, रिजल्टेंट मोलैरिटी हम कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे ऐसी एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें तो सर जैसे ये है, मान लीजिए, बताइए इसका आंसर कैसे लिखेंगे। सर बड़ा आसान है, Al2SO4 का सोल्यूशन है और इसको आपने BaCl2 के साथ मिक्स किया है, एल्युमिनियम +3 की कंसंट्रेशन आपको चाहिए। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सर इसमें इतना तो सोचना ही नहीं है कि अगर आपको एल्युमिनियम +3 की कंसंट्रेशन चाहिए तो इसका मतलब है एल्युमिनियम +3 के मोल्स चाहिए। कंसंट्रेशन ऑफ एल्युमिनियम +3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ एल्युमिनियम +3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यही तो होगा। मोल्स कितने होंगे सर, अरे भाई जितने Al2SO4 होल थ्राइस के हैं उसके डबल एल्युमिनियम के, भूल गए। मोल्स ऑफ दिस सैंपल, अगर मैं एल्युमिनियम के निकालना चाहता हूं तो एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो सर Al2SO4 के मोल्स कहां से आएंगे सर, अरे सर सल्यूट है, सल्यूट के मोल कहां से आते हैं, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। याद करना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब एल्युमिनियम +3 के मोल्स कितने होंगे, 20 इंटू 0.2। ये किसके हैं सर, ये एल्युमिनियम सल्फेट के हैं। और इसके दुगने किसके होंगे सर, इसके दुगने होंगे एल्युमिनियम के। बताओ सब लोग समझे। मोल्स ऑफ Al2, मैं ऊपर फिर से लिख देता हूं, मोल्स ऑफ एल्युमिनियम +3 इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू मोल्स ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस, एंड दिस इज ट्वाइस इंटू 20 इंटू 0.2। ये मिलीलीटर है ना, तो ये मिली मोल्स होंगे। समझो बात को, मिलीलीटर है तो मिली मोल्स होंगे, क्योंकि मोलैरिटी के फॉर्मूले में नीचे लीटर में वॉल्यूम आता है, तभी तो मोल्स निकल के आते हैं। अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में तो मिली मोल्स आ जाएंगे। तो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, 2 इंटू मिली मोल्स, समझ लो बात को, 2 इंटू मिली मोल्स ऑफ दिस, दैट इज दिस, ये हमारे मिली मोल्स आ गए, ठीक। और ये मिली मोल्स है ना, मिली मोल्स। तो नीचे अगर मैं वॉल्यूम को मिलीलीटर में ले लूं तो मिली मिली कैंसिल हो जाएगा। सही है, बिल्कुल सही है, समझ रहे हो बात को। तो नीचे वॉल्यूम कितना आएगा सर, जब आप इन दोनों को मिला देंगे तो 20 ml मेरा है, 20 ml आपका है, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा सर, 40 ml, 40 मिलीलीटर, है ना। तो ये वाला मिली, ये मिली कैंसिल हो जाएगा सर, आपकी कंसंट्रेशन निकल के आ जाएगी और साफ समझ में आता है। दिस इज 0.2 आ रहा है, क्या आ रहा है, 40 से 40 गया 0.2 मोलर, यानी एल्युमिनियम +3 की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.2 मोलर निकल के आ रही है। आप देख लीजिए, क्लियर है। एक बार कैलकुलेट भी कर लो, कहीं ऐसा ना हो मैंने कुछ गलत किया हो। एक बार सब लोग चेक कर लेना। एल्युमिनियम +3 कहां से आ रहा है सर, एल्युमिनियम +3 यहां से आ रहा है, तो जितना भी Al2SO4 होल थ्राइस के मोल्स है उसके डबल एल्युमिनियम के मोल्स हो जाएंगे। क्लियर है। तो यानी 20 इंटू 0.2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, 20 ml इसका मिलाकर कितना हो गया, 40 ml। तो बिल्कुल सही है सर। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 0.2 मोलर। बिल्कुल ईजी एकदम। क्लियर है, सब लोगों को समझ में आ गया, बहुत आसान है।
बहुत बहुत इजी है, कहीं कोई झंझट नहीं है। तो अब ऐसा भी हो सकता था सर एल्युमिनियम इसके अंदर भी होता, तो यहां से एल्युमिनियम के मोल निकालते, यहां से एल्युमिनियम के मोल निकालते, टोटल मोल्स को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देते। सर आप समझिए कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है सर। अगर आपको किसी भी आयन की मोलैरिटी चाहिए तो उसके टोटल मोल्स लेके आइए और टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, आपको आसानी से उस आयन की कंसंट्रेशन मिल जाएगी। क्लियर है? चलिए सर और एक लाइन आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म पर आते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज मोलालिटी। मोलालिटी को कैसे डिफाइन करते हैं सर? बिल्कुल क्लियर है, इसको स्मॉल एम से सबसे पहले तो डिफाइन किया जाता है। दिस इज स्मॉल एम, है ना, स्मॉल एम से डिफाइन करते हैं। और इसको बोलने का तरीका क्या है सर? बोलने का तरीका बहुत साफ है कि मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बहुत ध्यान से सब लोग याद रखेंगे, बहुत ध्यान से रखेंगे। भाई कोई भी आदमी जो है उल्टे सीधे डिस्कशन में ना फंसे यार, है ना। एक आध लोग बड़ा अच्छी जिंदगी गुजर रही है, जिन लोगों को भी जाना है वो एक आध लोग चले जाएं, आप बाकी लोगों को पढ़ने दें, क्योंकि मुझे लगता है सब लोग जो है बहुत ध्यान से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ध्यान से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी लोग बचे हैं वो सिंसियरली करना चाहते हैं, क्योंकि उनको अब ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो समझनी, ठीक है। तो मोलालिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। ये हमारा मोलालिटी, यानी अगर कभी मोलालिटी का डायरेक्ट पूछा जाए निकालो तो इस फॉर्मूले को यूज करके निकाल सकते हैं, मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखना भाई, मोलारिटी में नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था लीटर में, यहां वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में। मोल्स ऑफ सल्यूट तो वहां भी थे, मोल्स ऑफ सल्यूट, न्यूमरेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर में अंतर है। सब लोग बिल्कुल याद कर लेंगे इस बात को, अगर ये याद नहीं करोगे तो फिर कुछ भी सही नहीं होगा, समझ रहे बात को? तो इसको सब लोग याद करेंगे, ठीक। दूसरी बात सर, यहां से भी तो एक बात समझ में आ रही है कि अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे सल्यूट के मोल मिल जाएंगे। सर मोल देने का एक और तरीका आ गया मेरे पास, मोलालिटी इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो अगर आप मोलालिटी को वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मोल्स मिल जाएंगे। अगर ये केजी की जगह ग्राम ले लोगे तो मिली मोल्स मिल जाएंगे, बस इतना ही फर्क है, समझ रहे बात को? तो मोलालिटी इनटू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इन केजी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सल्यूट। तीसरी बात सर, इट इज टेंपरेचर इंडिपेंडेंट, बिकॉज इसके अंदर वॉल्यूम का कोई टर्म नहीं, और अगर वॉल्यूम का कोई टर्म नहीं है तो ऐसे में ये टेंपरेचर से इंडिपेंडेंट, ये टेंपरेचर से इंडिपेंडेंट। क्लियर है? समझ में आ गया? शाबाश, बहुत बढ़िया। कुछ लोग लगे हुए हैं, हाँ कोई भी आदमी स्पैम स्पैम कर रहा है, पता नहीं कहां से आ गए। वैसे तो नॉर्मली हमारी क्लास में रहते नहीं, पता नहीं इतनी देर तक कैसे टिके हुए हैं। खैर जो भी है, तो मोलारिटी, अगर मुझे टेम्परेचर डिपेंडेंस की बात करनी है तो इसके अंदर वॉल्यूम का क्योंकि कोई टर्म नहीं है, इसलिए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। यानी मोलालिटी का फॉर्मूला याद करना है, साथ में यह याद करना है कि मोल्स ऑफ सल्यूट निकालने के लिए मोलालिटी को सॉल्वेंट के वेट से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तीसरी बात याद करनी है, यह टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। और चौथी तो वो खूबसूरत है कि आप सोच भी नहीं सकते, और चौथी बात है वो अंग्रेजी की एक लाइन। मान लीजिए मैं फिर आया और मैं छुपा कर फिर बैठ गया कि मेरे पास यूरिया का, कोई भी एक एग्जांपल से समझा रहा हूं मैं, 1.2 मोल, दैट इज मोलालिटी, एक्वस यूरिया सॉल्यूशन है। मोलालिटी दे रखी है, एक्वस यूरिया सॉल्यूशन 1.2। अब तुम बताओ, मैंने तो सॉल्यूशन छुपा रखा है, तुम्हें दिख रहा है कि कितना यूरिया है मेरे पास? क्या तुम्हें दिख रहा है कितना सॉल्वेंट है मेरे पास, कितना वॉल्यूम है? सर मुझे कुछ नहीं दिख रहा सर, सॉल्यूशन आपने छुपा रखा है, मुझे क्या पता क्या लेके आए। आप पीछे टंकी लेके खड़े हैं, लोटा लेके पकड़े हुए हैं, ढक्कन लेके खड़े हैं, ग्लास लेके खड़े हैं, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा सर। हां सर, लेकिन मैं एक काम कर सकता हूं सर, इसी मोलालिटी का मैं अपना एक सॉल्यूशन डिफाइन कर सकता हूं सर, समझिए, और फिर अपने सॉल्यूशन के लिए दुनिया भर की चीजें कैलकुलेट कर सकता हूं, और वो सारी वैल्यूज आपके लिए भी एप्लीकेबल होंगी। क्यों? क्योंकि आप और वो एक ही टंकी से निकल के आए हैं, और एक ही टंकी से निकल के आने वालों के सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स सिमिलर होते हैं। क्लियर है? इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं एक सॉल्यूशन अपना डिफाइन करना सीख लूं कि मोलालिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है, मेरा काम चल जाएगा सर। कैसे डिफाइन करेंगे जरा जल्दी से बताओ। ये लीजिए सर, 1.2 मोल्स ऑफ यूरिया dissolved in 1 kg 1000 ग्राम, जो भी बोलो, 1 kg सॉल्वेंट, जो भी हमारा एक्वा से तो पानी ले लेते हैं, 1 kg वाटर। यूरिया के बारे में अगर तुमको बताऊं तो आगे काम आएगा तुम्हारे लिए। यूरिया इज NH2CO NH2 एंड दैट इज 60। यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट जो है 60 ग्राम पर मोल होता है। क्लियर है? अब ये देखिए कितना फायदा हो गया। फायदा ये है सर, अब मुझे ना ये दिखाई देता है कि जो मेरा सॉल्यूशन है उसमें मोल्स ऑफ सल्यूट दिखाई देने लग गए सर। मोल्स ऑफ सल्यूट तुम्हें पहले दिख रहे थे,
सर पहले नहीं दिख रहे थे, अब दिख रहे हैं। यूरिया के मोल कितने हैं तुम्हारे पास? 1.2। आपके सोल्यूशन में कितने हैं मुझे नहीं पता, ये मेरा सोल्यूशन है सर, मुझे मेरे सोल्यूशन के बारे में सब कुछ पता है सर। दिस इज मोल्स ऑफ सोल्यूट। और भी मुझे पता है सर, मुझे ये भी पता चल रहा है कि ये एक चीज है जो कि क्या है, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है सर। वेट ऑफ सॉल्वेंट भी मुझे दिखाई देता है 1000 ग्राम। समझने बात को? और ये है वो अंग्रेजी की एक लाइन जिसके बारे में तुमको बात कर रहा था, एक लाइन अंग्रेजी की जिसने लिख ली उसको कभी भी सवालों में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अब आपको अपना सवाल सोल्यूशन दिखाई दे रहा है। सर ये मेरा सोल्यूशन है जिसके अंदर 1 मोल यूरिया है सर, सॉरी 1.2 मोल्स यूरिया है 1 किलो सॉल्वेंट के अंदर। सोचिए सर, ये यूरिया के मोल आ गए, ये सॉल्वेंट का वेट आ गया। सर आप समझिए बात को, सर मैं यहां से यूरिया का मोल फ्रैक्शन निकाल सकता हूं। मोल्स यूरिया के आ गए, यहां से सॉल्वेंट के भी मोल्स आ जाएंगे सर, मास दे रखा है वाई मैप लगाकर, सर मैं मोल फ्रैक्शन निकाल लूंगा सर। अगर आप डेंसिटी वगैरह दे दें तो मैं मोलैरिटी निकाल लूंगा, अभी मैं करके दिखाऊंगा सर। सर मजा आ जाएगा सर, मैं अपने सोल्यूशन के बारे में सब निकाल लूंगा सर। अब लेकिन सर आपके सोल्यूशन के बारे में मुझे कुछ नहीं पता क्योंकि वो दिखाई नहीं देता। लेकिन मुझे एक चीज और पता है सर, मेरा सोल्यूशन और आपका सोल्यूशन एक ही टंकी से निकला है सर, और एक ही टंकी से निकल के आने वालों के सारे कॉन्सेंट्रेशन सर सिमिलर होते हैं सर। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, मैं अपना सोल्यूशन डिफाइन करूंगा, सारे आंसर अपने लिए निकालूंगा और वो सारे आंसर आपके लिए भी एप्लीकेबल होंगे। बताओ समझे बात को? क्लियर है? क्लियर है? क्लास कब तक चलेगा यार? अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे लग रहा है ना, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा हिम्मत से काम लो। हम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, तसल्ली से कर रहे हैं, जिस चीज में ज्यादा टाइम देना चाहिए उस चीज में टाइम दे रहे हैं। आप समझ रहे हैं? क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? चलिए सर फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो ये मैं अभी इनको यूज करना भी सीखूंगा। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है मेरा मोल फ्रैक्शन। फटाफट इसके बारे में बात करते हैं। मुझे लगता है इसमें मुझे टाइम नहीं देना चाहिए क्योंकि ये बहुत आसान है। मोल फ्रैक्शन का मतलब है सर एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा। तो सर ऐसे मान लेते हैं N1 मोल्स हैं सोल्यूट के और N2 मोल्स हैं सॉल्वेंट के। तो ठीक है सर, अगर आप मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का निकालना चाहते हैं तो इट विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसी तरह से सर अगर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना चाहते हैं तो दिस इज मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। बिल्कुल कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। यानी मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2 एंड मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। बिल्कुल कर सकते हैं सर। इसका मतलब है कि ये तो सर हम कर लेंगे सर। इस तरह का कोई सवाल आएगा तो मोल्स को टोटल मोल से डिवाइड ही तो करना है सर। यानी एक सवाल तो मोल फ्रैक्शन का होता है ना, एक सवाल तो मोल फ्रैक्शन का बनता है। तो चलिए ये तो ठीक है सर, एक सवाल मोल फ्रैक्शन का बनता है, तो एक सवाल हम वैल्यू पुट करके कर लेंगे सर। चीनी का मोल दे दो, चीनी का वेट दे दो, हम मोल वेट वगैरह सब जानते हैं सर कैसे निकलते हैं, तो ये काम हम कर सकते हैं। लेकिन सर अच्छा तो तब है जब आप फिर वही एक बात हमसे पूछें कि मेरे पास एक सोल्यूशन है जिसका मोल फ्रैक्शन चीनी का इतना है। सर वही मुसीबत है सर, सब सोल्यूशन दिख ही नहीं रहा है, तो मैं क्या जवाब दूं आपको? अब मेरी बात बहुत ध्यान से देखना क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता कि हम कर क्या रहे हैं। अब जरा समझना इस बात को। मान लीजिए, ये लीजिए आप, मैं आज एक कन्वर्जन करके ही दिखा देता हूं आपको। ये मुसीबत है, आप समझ रहे हैं, ये मुसीबत है उन बच्चों के लिए जिन्होंने कंसंट्रेशन टर्म्स को सिर्फ रटा है, सिर्फ फॉर्मूले याद किए हैं। उनके लिए ये दर्द है। आप समझिए क्या पूछा जा रहा है, फाइंड आउट द मोलालिटी। अरे सर मोलालिटी निकालने के लिए मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए होते हैं और वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए होता है। आपने सिर्फ मोल फ्रैक्शन दे रखा है। सर मोल फ्रैक्शन को देखकर मुझे कुछ नहीं पता चलता कि चीनी कितना है और पानी कितना है। सर सोल्यूट सॉल्वेंट का कोई आइडिया नहीं लगता। सर अगर किसी तरह से अंग्रेजी की एक लाइन लिखना अगर आप सिखा दें मोल फ्रैक्शन को देखकर तो शायद मैं अपना काम चला सकता हूं। तो अब मैं तुम्हें फिर से अंग्रेजी की एक लाइन सिखाता हूं। यूरिया यहां पर दे रखा है ना, तो अगर यूरिया का मोल फ्रैक्शन 1/31 है तो अंग्रेजी की ये लाइन कहती है कि आप इसको 1/1 + 30 लिख दीजिए, बस मजा आ जाएगा सर, खत्म। समझो बात, बिल्कुल सीधा। ये क्या किया आपने सर, 1/1 + 30, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। तो ऊपर किसके मोल होंगे सर, ये होंगे मोल्स ऑफ यूरिया। नीचे किसके मोल होंगे ये 30 वाले सर, दिस इज मोल्स ऑफ वाटर। एक्वस है ना, तो पानी। और ये क्या है, ये मोल्स ऑफ यूरिया, वही ऊपर वाले मोल्स ऑफ यूरिया।
सर ये मेरा सोल्यूशन है, लेकिन सर ये मैंने अपना सोल्यूशन डिफाइन किया है, मोल फ्रैक्शन को देखकर मैं अपना सोल्यूशन कैसे डिफाइन करता हूं। और सर ये है एक लाइन अंग्रेजी की, आप समझिए बात को, ये है एक लाइन अंग्रेजी की। ये जो आपने एक लाइन अंग्रेजी की लिखी है, इससे आपको अपने सोल्यूशन के बारे में सब कुछ पता चल गया। यूरिया के मोल कितने हैं? सर मेरे सोल्यूशन में 1 मोल है। आपके सोल्यूशन में पीछे कितने मुझे नहीं पता सर। पानी के मोल कितने हैं? सर पानी के मोल 30 हैं मेरे सोल्यूशन में। सर आपके पीछे पानी कितना है मुझे नहीं पता। तो फिर तो तुम आंसर किसका निकालोगे? मोलालिटी किसकी निकालोगे? सर मैं अपने सोल्यूशन का निकालूंगा, क्योंकि सब कुछ मुझे अपने सोल्यूशन के बारे में पता है। अरे तो आंसर तो पीछे वाले का निकालना था ना यार, जिसका सवाल दिया है। तो मैं जवाब क्या दूंगा? वही आंसर उसके लिए भी एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि एक ही टंकी से आने वालों के सारे कंसंट्रेशन टर्म सेम है। तो जो मोलालिटी मेरी आने वाली है, वही मोलालिटी सर आपकी भी आने वाली है। क्लियर है वाली बात? कैसे निकालेंगे? सर मोलालिटी का फॉर्मूला लगाते हैं। मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट, यही होता है फॉर्मूला। भाई ये याद रखना पड़ेगा यार। जल्दी से बताओ तुम्हारे वाले सोल्यूशन में मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं? अरे सर मोल्स ऑफ सोल्यूट, इससे अच्छा क्या होगा सर? ये एक लाइन अंग्रेजी की सर सब बता देती है सर। मेरा सोल्यूशन मैंने डिफाइन किया, क्या वहां पर कहीं सवाल में लिखा यूरिया का 1 मोल है? कहीं नहीं लिखा, लेकिन सर आपने डिफाइन कर दिया। सर आपने अपने सोल्यूशन को डिफाइन किया। सो मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने? 1 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का वेट कहां से निकालेंगे सर? सॉल्वेंट का वेट कहां से निकालेंगे? अबे यार सॉल्वेंट के मोल्स पता है, क्या अभी भी सोचते हो कि मोल्स के बाद वेट कैसे आते हैं? सर खून में बसा है। मोल्स के बाद वेट निकालने के लिए मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। पानी है, मोलर मास इज 18। सर लेकिन ये वेट ग्राम में आएगा, आपको किलो में चाहिए। 1000 से डिवाइड करेंगे, वो 1000 ऊपर चला जाएगा। सर ये आपकी मोलालिटी आएगी। मजेदार बल्ले बल्ले सवाल बन जाएगा। सर ये तो मोलालिटी आपकी है, हमको तो उस सोल्यूशन की निकालनी है जो छुपा के रखा है। हम क्या बोलेंगे? तुम्हें समझ में नहीं आएगा, यही आंसर है, जाओ यहां से, दिमाग मत लगाओ। खत्म हो गई बात। क्यों? क्योंकि एक ही सोल्यूशन, एक ही टंकी से निकल के आने वाले अलग अलग सोल्यूशंस की मोलालिटीज सेम ही होंगी। अगर तुम्हारी 50/27 है तो उसकी भी 50/27 होंगी। बताओ समझे बात को? क्लियर है? सबको समझ में आ गया? बिल्कुल आसान है एकदम, है ना? समझ रहे हो बात को? यानी अब तुम समझो असल। लेकिन इसमें बच्चों को एक डाउट आता है, वो कहते हैं सर 1/31 को तो लिख लेंगे सर, 2/7 को कैसे लिखेंगे सर, 3/8 को कैसे लिखेंगे? अरे तो कैसे क्या मतलब? जैसे लिखते हैं, इसमें कोई गणित हो ना यार, अपने हिसाब से कर लो ना। जैसे मैं दिखाता हूं तुम्हें। जैसे कि ये लीजिए आप, ये लीजिए सर। अब देख लीजिए आपको जैसे दिखाना है। सर 1/10 होता तो कैसे लिखते? 1/1 + 9। सर 2/9 होता तो 2/2 + 7। सर 3/16 होता तो 3/3 + 13। आप मेरी बात समझ रहे क्या कह रहा हूं? सर मेरे कहने का मतलब है, सर आप अपना सोल्यूशन तसल्ली से डिफाइन कर लीजिए। ये मेरा सोल्यूशन है, इसको लिखते ही क्या क्या दिखने लगता है? सोल्यूट के मोल, सॉल्वेंट के मोल, सोल्यूट के मोल, सॉल्वेंट के मोल, सोल्यूट के मोल, सॉल्वेंट के मोल। और यही है वो एक लाइन अंग्रेजी की। बताओ समझे बात को? यही है वो एक लाइन अंग्रेजी की, जिसको ये लिखनी आ गई तो सर कम से कम अपने सोल्यूशन को तो डिफाइन करना सीख ही लेगा। और जब उसको एक लाइन अपने सोल्यूशन को डिफाइन करना आ गया, तो सर वो अपने सोल्यूशन के लिए सब कुछ कैलकुलेट कर पाएगा। जो अपने लिए आंसर निकालेगा, वो सारे आंसर उसके लिए भी एप्लीकेबल होंगे जो उसने छुपा के रखा है। क्यों? क्योंकि एक ही टंकी से निकल के आने वालों के सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स सेम होते हैं। क्लियर है? सॉल्वेंट हमेशा पानी होगा ये जरूरी नहीं है बेटा, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि एक्वस सोल्यूशन था पीछे वाले सवाल में, तो एक्वस वर्ड यूज करेगा तो सॉल्वेंट पानी। अब कहीं अगर नहीं दिया गया है तो फिर पानी मान लेंगे, और नहीं तो फिर सॉल्वेंट का वो नाम दे देगा। मुझे तो सॉल्वेंट का नाम चाहिए ताकि मैं मोलर मास वगैरह सही से रख सकूं, ताकि सही से वेट कैलकुलेट कर सकूं। बाकी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया। चलिए सर और आगे बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब डेंसिटी वाली बात भी करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सर, एक आध चीजें देखते हैं सर। जो अभी हमने करा है, मैं चाह रहा हूं जरा कंसंट्रेशन टर्म्स पहले, जो हमारे बचे हुए 3-4 कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनको भी करते हैं, फिर ये सवाल करेंगे, है ना? तो पहले कंसंट्रेशन टर्म्स का नाम ही खत्म कर देते हैं सर। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म आता है परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म्स। इस पर भी काफी सवाल बनाए जाते हैं, और ये आजकल काफी प्रचलित है। प्रचलित इन द सेंस की
बाजारों में अब जो है किसी भी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को जनरली वेट बाय वेट या वेट बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के टर्म्स में ही डिफाइन किया जाता है। तो ठीक है सर, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें उससे क्या लेना देना। सर आप ये बताइए परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब क्या है? तो फिर वही नाम से एकदम साफ समझ में आ रहा है, वेट अपॉन वेट, परसेंटेज यानी ऊपर सल्यूट का वेट, नीचे सोल्यूशन का वेट इनटू 100, खत्म हो गया। यानी परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना है तो सल्यूट के वेट को सोल्यूशन के वेट से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई करो, यानी वेट ऑफ सल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम इनटू 100। सर ये तो तब होगा जब आपको डायरेक्ट हमें परसेंटेज वेट बाय वेट निकाल के देना हो। तो आप क्या ढूंढेंगे? वेट ऑफ सल्यूट। आप क्या ढूंढेंगे? सोल्यूशन का वेट डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सर दिस विल बी योर वेट ऑफ जो भी है, क्या है ये, परसेंटेज वेट बाय वेट। ठीक, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है सर ये बताइए, एक लाइन अंग्रेजी की। अब तुम देख के बताओ जरा, 10% वेट बाय वेट, इफ इट इज 10, बताओ 10 कैसे आएगा? सर ये 10 तब आएगा जब ऊपर 10 नीचे 100 हो, ताकि 100 कैंसिल हो जाए और 10 आंसर आ जाए। क्लियर है? तो कैसे लिखेंगे 10% वेट बाय वेट को? सर ये मजेदार है सर, ये एक लाइन अंग्रेजी की मजेदार होती है सर। ये लिखने का तरीका बड़ा साफ है सर। अगर आप 10% वेट बाय वेट की बात करते हैं तो ये मेरा सोल्यूशन है। आपने तो छुपा के रखा था सर 10% वेट बाय वेट एक्वस, हमारे पास सुक्रोज का सोल्यूशन है। सर इसको हम कैसे डिफाइन करें? सर मुझे क्या पता, आप तुम बताओ। पीछे सोल्यूशन मैंने छुपा लिया और बोला मेरे पास 10% एक्वस सुक्रोज का सोल्यूशन। क्या तुम्हें दिखाई दे रहा सुक्रोज कितनी है, चीनी कितनी है? नहीं। पानी कितना है? नहीं। सर कुछ नहीं दिख रहा। तो आप अपना सोल्यूशन डिफाइन करिए ना सर। कैसे? 10 ग्राम सुक्रोज। सुक्रोज का मतलब होता है शुगर, डिसॉल्व्ड इन, ये मेरा सोल्यूशन है, 100 ग्राम सोल्यूशन। जरा बताइए, आपने जब ये सोल्यूशन डिफाइन किया तो आपको क्या क्या फायदा लगा? सर एक फायदा तो ये हो गया कि मुझे वेट ऑफ सोल्यूट पता चल गया सर, वेट ऑफ सोल्यूट, और मुझे वेट ऑफ सोल्यूशन पता चल गया, वेट ऑफ सोल्यूशन। क्लियर है? कुछ समझ में आ रहा है? यानी कहना ये चाह रहे हैं वो कि वेट बाय वेट अगर आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी, तो ऐसे में बहुत ऑब्वियस है सर, बहुत ऑब्वियस है कि 10% वेट बाय वेट को आप 10 ग्राम शुगर या सुक्रोज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम सोल्यूशन। सर ये मेरा है, इस मेरे सोल्यूशन में आपको बताइए क्या क्या पता चल गया। क्या तुम्हें चीनी का वेट दिखता है? हां सर चीनी का वेट दिखता है। क्या चीनी की वेट से चीनी के मोल आ जाएंगे? हां सर खून में बसा है सर, वाई मैप लगाकर चीनी के वेट से चीनी के मोल निकाल लूंगा। क्या तुम्हें सॉल्वेंट का वेट दिखता है? सर सॉल्वेंट का तो नहीं दिखता है। दिखता है। 100 ग्राम का सोल्यूशन है, 10 ग्राम चीनी है, तो 90 ग्राम क्या हुआ? सॉल्वेंट सर। 100 में से 10 माइनस कर दिया, सॉल्वेंट। और ये सर सॉल्वेंट का वेट दिखता है, चीनी के मोल दिखते हैं। सर मुझे मोलालिटी दिखती है सर, मुझे मोलालिटी दिखती है, क्योंकि मोलालिटी के लिए मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए, वो मैं यहां से निकालूंगा। वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, वो माइनस करके निकालूंगा। सर मुझे मोलालिटी, लेकिन सर ये मोलालिटी आपकी है ना सर, मेरी अपने फॉर्मूले की है सर, पीछे के सोल्यूशन की थोड़ी ना है। सेम है, क्योंकि सर हम दोनों एक ही टंकी से आए हैं, हमारी मोलालिटी और आपकी मोलालिटी तो सेम होगी। बताओ समझे मेरी बात को? सब लोग को ये वाली बात समझ में आ रही है? सही कह रहे हो यार, बिल्कुल सही। क्लियर है? जल्दी से बताओ ये वाली बात समझ में आ रही? बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है, बहुत मजेदार है, इसको समझो। और मैं इसीलिए वजह इसी तरह से कराता भी हूं और इसी तरह से समझाने की भी कोशिश कर रहा हूं। एक बार तुम्हें इतना भी एहसास हो गया ना कि यार सर को बड़ा मजा आ रहा है, और तुम ये तो मानते होगे कि शायद थोड़ा बहुत थक तो मैं भी गया हूंगा, ये तो तुम मानते ही होगे, है ना? लेकिन फिर भी मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं, इस चीज को इस तरह से क्यों करा रहा हूं? ताकि तुम्हें, अगर तुम ना भी सीख पाए ना, तो तुम्हें एक चीज समझ में आ जाए, यार सर को मजा तो आ रहा था यार, बड़ा उछल उछल के बता रहे थे, इसका मतलब यार कुछ मजेदार तो है, कुछ तो है मजेदार यार। एक बार देखते, तुम अगर एक बार दोबारा भी देख लोगे तो भी सीख जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मैं इसलिए इसको डल मूड में नहीं कराना चाह रहा हूं, मैं बहुत कोशिश करके अपने आप को बहुत जगाने की और एक्टिव रखने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि तुम्हें एटलीस्ट कुछ कुछ समझ में भी आए और साथ में ये लगे कि यार लग रहा है अच्छा है, इंटरेस्टिंग है सर, हम सीख लेंगे, हम सीख लेंगे। अभी ना सीख पाए, कल सीख लेंगे, सीख तो लेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो मैं यही बताना चाह रहा हूं, बहुत आसान, बहुत इंटरेस्टिंग है सर। जैसे ही आप अब सोचो, अगर यही सवाल ऐसे आ जाए, कोई आसान सवाल थोड़ी ना यार, बैंड बज जाती है लोगों की इस तरह के सवाल, और तुम्हें मैं दिखाऊंगा अभी, करने के लिए भी दूंगा तुम्हें बहुत सारे सवाल घर से। आप देखेंगे, फाइंड आउट द मोलालिटी
फाइंड आउट द मोलैलिटी ऑफ aqueous sugar solution which is 10% weight by weight। अब ये सवाल आ गया, अब आपको कुछ पता तो है नहीं ना, सोल्यूशन उसने दिखाया, मोलैलिटी निकालनी है, कैसे करेंगे सर? मैं अपना सोल्यूशन डिफाइन कर लेता हूं, बस बात खत्म, देखा जाएगा। तो मैंने अपना सोल्यूशन डिफाइन किया, 10 ग्राम सुक्रोज जिसका मॉलिक्यूलर वेट 342 होता है, डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम सोल्यूशन। यही तो इसका मतलब है। शुगर समझते हो ना यार, शुगर सबको फॉर्मूला अब तो इतना तो पता होगा तुम्हें, शुगर इज C12H22O11, ये याद है ना, ये शुगर C12H22O11, ये हमारी शुगर। इसको अगर आप देखें मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो इसका 342 आएगा, है ना। तो बहरहाल जब जरूरत पड़ेगी। अब बताइए सर मोलालिटी, लीजिए एक सेकंड में सर, अभी लीजिए। मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट। देखो मैं फिर से फॉर्मूला लिख रहा हूं ताकि तुम भी लिखो और याद करो। मोल्स ऑफ सोल्यूट, कौन है सोल्यूट? शुगर, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बताइए मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं सर? 10 ग्राम है सर। मोल्स कैसे आएंगे सर? 10/342। क्या कुछ सोचोगे? क्या अभी भी ये सोचना पड़ता है कि वेट के बाद मोल कैसे निकलते हैं सर? 10/342 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। वो कहां से लाओगे सर? 100 ग्राम टोटल है, 10 ग्राम चीनी है, सॉल्वेंट कितना हुआ? अरे सर वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेते हैं। वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 100 माइनस 10 एंड दैट इज 90 ग्राम। सो यानी कि यहां पर क्या रखना है? 90 ग्राम। लेकिन ये ग्राम है, तुम्हें किस में चाहिए? केजी में। सो दिस इज 90/1000। बस सर इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मोलालिटी आंसर आ जाएगा। अब जो भी आएगा वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। बताओ मेरी बात समझे? क्लियर है? क्लियर है? अब जो भी सॉल्व करके आएगा वो आप अपने हिसाब से देखिएगा, जो भी सॉल्व करके आंसर आएगा वो आ जाएगा। बहुत आसान सा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सीधा सा सवाल। क्लियर है? बहुत आसान। तो ये किया जा सकता है, इसमें कहीं कोई कलाकारी नहीं है। ये इंटर कन्वर्जेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए सर एक और कंसंट्रेशन टर्म की बात करते हैं, एक और कंसंट्रेशन टर्म की बात करते हैं, फिर इन्हीं में से सवाल एक बार फिर से करेंगे कुछ कुछ। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम लिखने का तरीका तो बड़ा भाई है सर। वेट बाय वॉल्यूम को कैसे लिखेंगे? वेट ऊपर है, वॉल्यूम नीचे है, तो वेट ऑफ सोल्यूट ग्राम में, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मिलीलीटर में, इंटू 100, खत्म। यानी कि अगर आप परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की बात करते हैं तो क्या निकल के आएगा? वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर इंटू 100। सर ये आपका फॉर्मूला बन गया अगर वेट बाय वॉल्यूम। और अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं वही अंग्रेजी की एक लाइन, तो सर वो लाइन बड़ी खूबसूरत है सर। अगर 12% वेट बाय वॉल्यूम इथेनॉल सोल्यूशन है तो कैसे लिखेंगे सर? इसको लिखेंगे 12 ग्राम इथेनॉल डिसॉल्व्ड इन, नीचे क्या है सर? नीचे है वॉल्यूम, डिसॉल्व्ड इन 100 ml सोल्यूशन। वाह सर वाह। और यह है आपकी अंग्रेजी की एक लाइन सर, अंग्रेजी की एक लाइन जिसको लिखते ही हमें सब कुछ अपने सोल्यूशन के बारे में दिखाई देने लगता है। कैसे सर? अगर आपको इथेनॉल का वेट चाहिए तो दिखने लगेगा, अगर आपको सोल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए तो भी दिखने लगेगा। सर आप जैसा चाहें, अगर आपका दिल करे तो मोलैरिटी कैलकुलेट कर लीजिएगा। हमने कहा मोलैरिटी, मोलैरिटी कैसे? सोल्यूशन तो दिख ही नहीं रहा सर, 12% दे रखा है सर, ना मोल्स पता है ना वॉल्यूम पता है। अरे सर आपने अपना सोल्यूशन डिफाइन कर लिया, आप सब पता है सर, निकालिए मोलैरिटी। अभी निकालते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू, यही निकाल के देखते हैं क्या फॉर्मूला है। मोल्स ऑफ सोल्यूट, मैं जानबूझ के फॉर्मूला बार बार लिख रहा हूं ताकि तुम्हें याद हो जाए। मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। बताओ जरा मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं सर? 12 ग्राम इथेनॉल है,
12 ग्राम है, कर लीजिए, खत्म करिए सर। 12 डिवाइडेड बाय इथेनॉल इज C2H5OH, 24, 24 और 6 30, 46, यानी मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है? 100 ml। खत्म हो गया सर। 100 ml लीटर में चाहिए सर। ये लीजिए सर, ये आ गई आपकी मोलारिटी। सर ये तो आपके सोल्यूशन की आई है ना, जो आपने डिफाइन किया है। अरे यही तुम्हारी है यार, एक ही टंकी, समझो बात को, खेल खत्म। एक समझदार आदमी इस तरह के सवाल फटाफट कर सकता है। कोई अदरवाइज अगर आपने ये एक लाइन अंग्रेजी की लिखनी नहीं सीखी तो आप फिर यही सोचते रहेंगे, और किताबों में आप देखिएगा एक एक कन्वर्जन के लिए 36 तरह के फॉर्मूले बनाए गए। अब एक कितने फॉर्मूले यार लिखोगे, पगला जाओगे इक्वेशन फॉर्मूले लिखते लिखते। आप सिर्फ ये लाइन लिखना सीख लीजिए। वेट बाय वॉल्यूम में ऊपर वेट नीचे वॉल्यूम, लाइन तैयार। वेट बाय वेट में ऊपर वेट नीचे वेट, लाइन तैयार। मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, सब की सर एक एक लाइन लिखना सीख लीजिए। आपको अपना सोल्यूशन के बारे में सब कुछ दिखने लगेगा सर। आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए सर नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म की अगर आप बात करें तो नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म सर ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता है। ये तो ठीक है सर, ये कब यूज करते हैं सर? ऊपर भी वॉल्यूम है नीचे भी वॉल्यूम है, इसका मतलब जो सोल्यूट है उसका वॉल्यूम। ये तो तभी होगा जब सोल्यूट हमारा लिक्विड होगा। तो यहां पर मैंने यूज भी लिख भी रखा है, व्हेन द सोल्यूट इज लिक्विड, तो उस जगह पर आप वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का भी टर्म यूज कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इनटू 100, ये परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का टर्म निकल आएगा। बहुत आसान सी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की बात करते हैं, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को कैसे डिफाइन करेंगे? स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन इज वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो ये आपकी स्ट्रेंथ हो जाएगी। यानी स्ट्रेंथ को डिफाइन करने का मतलब है वेट ऑफ सोल्यूट चाहिए ग्राम में और सोल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए लीटर में। अगर आप इसको अपने हिसाब से डिफाइन करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए 1.7 ग्राम पर लीटर ग्लूकोज सोल्यूशन, ये ले लेते हैं ग्लूकोज सोल्यूशन। तो ये जो दे रखा है सर, दिस इज स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन। ये सोल्यूशन की स्ट्रेंथ है। आप कैसे डिफाइन करेंगे? 1.7 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन, नीचे क्या चीज है? वॉल्यूम। डिजॉल्व इन 1 लीटर सोल्यूशन। खत्म हो गया। आपको ग्लूकोज का अमाउंट पता चल गया, सोल्यूशन का वॉल्यूम पता चल गया। सर ग्लूकोज के अमाउंट से ग्लूकोज के मोल्स आ जाएंगे, और ये वॉल्यूम दे रखा है सर, मोलारिटी आ जाएगी। जैसा कहिए सर वैसे कर लेंगे सर। इसको देखते ही आप देख रहे हैं कितना मजा आ रहा है सर। इसको देखते ही आपको समझ में आ जाएगा, दिस इज वेट ऑफ ग्लूकोज, दैट इज वेट ऑफ सोल्यूट। यहां से पता चल गया। और ये क्या है सर? दिस इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। बस सर, अब आपको अगर मोलारिटी चाहिए तो मोलारिटी निकल आएगी। मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट। सर मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने होंगे? 1.7 डिवाइडेड बाय 180। ग्लूकोज का जो मोलर मास है वो 180 होता है, C6H12O6, दिस इज 180। तो मोल्स आ जाएंगे 1.7 अपॉन 180 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है? अरे ये तो सीधा 1 लीटर है, खत्म हो गया सर। ये आपका डायरेक्ट मोलारिटी एक लाइन में। लोग सोचते रह जाते हैं कि सर ये कर क्या रहे हो, ये कैसे निकाल लिया आपने, आपने कैसे स्ट्रेंथ को यूज किया और कैसे मोलारिटी तक पहुंचे? सर स्ट्रेंथ की वो लाइन लिख दी मैंने, आपको सोल्यूशन तो छुपा के रखा था। मेरे पास एक सोल्यूशन है ग्लूकोज का जिसकी स्ट्रेंथ 1.7 ग्राम पर लीटर है, बताओ मोलारिटी कितनी है? अरे सर मोलारिटी के लिए मुझे ग्लूकोज का अमाउंट तो बताओ, मुझे सोल्यूशन का वॉल्यूम तो दिखाओ। वो तो आप दिखाते नहीं। तो सर मुझे कम से कम अपने सोल्यूशन को डिफाइन करना तो आना चाहिए। सर मेरा सोल्यूशन 1.2 ग्राम 1.7 ग्राम पर लीटर से कैसे डिफाइन होता है? 1.7 ग्राम ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सोल्यूशन। सर इस ग्राम से सोल्यूट के मोल्स निकाल लूंगा और वॉल्यूम से डिवाइड करके खड़ाक से मोलारिटी निकाल लूंगा। क्लियर है? ये समझ में आ रही बात? क्लियर है? शाबाश, लगे रहो भाई, लगे रहो, शाबाश। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब
ये कंसंट्रेशन टर्म्स थे जिनके बारे में बात कर रहे थे। अब जैसे एक आध कन्वर्जन्स तुम्हें दिखाता हूं, मैं जेई के किसी सवाल को उठा के दिखाता हूं और तुमसे खुद ही करने के लिए बोलूंगा, तुम उनको आराम से खुद से करने की कोशिश करना। जैसे मान लीजिए बहुत सीधे सीधे से हैं, तुमसे मैं चाह रहा हूं तुम खुद ही करना इनको, है ना। जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये जेई में पूछा गया सवाल, ये भी है, ये भी है, कोई भी ये ले लेते हैं, चलिए, है ना। ये जेई में पूछा गया सवाल है 2025 का, 21 का। अब इसमें देखो 6.5, और ये इस तरह के बहुत सारे हैं। मैं सारे सवाल नहीं कराऊंगा, सिर्फ तुम्हें करने के लिए दूंगा। आपको सिर्फ एक दो सवाल करा के मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि देखिए कितना, और मैं साथ में बहुत सारे सवाल कर भी रहा था, बट मैं तुम्हें जेई का सवाल दिखाना चाह रहा हूं कि ये क्या सोच के साथ पूछा गया। अब आप देखिए, ये टफेस्ट सवालों में काउंट किए जाते हैं। ये जो इंटर कन्वर्जन के सवाल हैं, ये टफेस्ट सवालों में काउंट किए जाते हैं। समझ रहे बात को? ये टफेस्ट सवालों में इनको काउंट करते हैं। 6.5 मोलल सोल्यूशन ऑफ KOH हैज डेंसिटी ऑफ 1.89 ग्राम पर सीसी। सर मुझे एक दिक्कत है, बस दिक्कत यह है कि आपने मोलालिटी दे रखी है सर KOH सोल्यूशन की, लेकिन सर आप ये चाहते हैं कि मैं मोलारिटी निकाल के दिखा दूं। अच्छा सर, मोलारिटी के लिए क्या क्या चाहिए? मोल्स ऑफ सोल्यूट। सर दिक्कत यह कि आपने मुझे सोल्यूशन तो दिखाया ही नहीं ना, आप तो ऐसे छुपा के बैठे हैं। 6.5 मोलल सोल्यूशन है मेरे पास। अरे सर कितने मोल है, क्या वॉल्यूम है, क्या वेट है, कुछ तो बताओगे। सोल्यूशन तो दिख ही नहीं रहा है, तो मैं अपना सोल्यूशन डिफाइन करूंगा। लेकिन तुम्हें याद क्या बताया गया था? मोलालिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है? सर ये तो याद रखना पड़ेगा। सर मोलालिटी को डिफाइन करने का तरीका क्या बताया गया था? सर मोलालिटी को डिफाइन करने का तरीका बताया गया था 6.5 moles of solute dissolved in 1000 ग्राम सॉल्वेंट। कुछ याद आ रहा है? एक्वा सोल्यूशन है, 1000 ग्राम वाटर। कुछ याद आ रहा है मोलालिटी को डिफाइन करने का तरीका? सबको याद आ रही है वाली बात? नहीं याद आ रही तो अभी अपनी कॉपी खोलो और फटाक से उसको देखो। अगर तुमने नोट किया था वो एक लाइन अंग्रेजी की, सर मोलालिटी को कैसे डिफाइन किया गया था? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट। क्लियर है? खत्म हो गया सवाल। सर क्या निकालना जरा बताइए। सर मुझे मोलारिटी चाहिए। सर मोलारिटी, मोलारिटी के लिए क्या क्या चाहिए? मोलारिटी के लिए मुझे मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए और नीचे सोल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। ये देखिए मोल्स ऑफ सोल्यूट तो निकला है। दिस इज मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट। ये तो टेंशन खत्म हो गई। और ये क्या चीज है सर? दिस इज वेट ऑफ सॉल्वेंट। मुझे सॉल्वेंट का वेट नहीं चाहिए भाई साहब, मुझे सोल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। अरे तुम ये बताओ, सॉल्वेंट का वेट ये है, यहां से सोल्यूट का वेट आ जाएगा, मोल्स दे रखे हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो सोल्यूशन का वेट आ जाएगा, और डेंसिटी दे रखी है, सोल्यूशन का वॉल्यूम आ जाएगा। यही तो चाहिए ना मोलारिटी के लिए। आ गया, सॉल्व हो गया। चलिए सर करके देखते हैं। वेट ऑफ सोल्यूट कितना है? वेट ऑफ सोल्यूट कितना है? 6.5 इंटू मोलर मास ऑफ KOH। मोलारिटी मोल्स अगर गिवन हो तो वेट कैसे निकलता है? 6.5 इंटू KOH। KOH कितना है? 4056। सर ये आ गया आपका वेट। 6.5 इंटू 56, जरा जल्दी से बताओ भाई कितना हो रहा है? 6.5 इंटू 56, 6.5 इंटू 56, 364। सर ये है हमारा 364। ठीक है। अच्छा अब वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? वेट ऑफ सॉल्वेंट वो तो आपने पहले ही अपना डिफाइन कर रखा है, 1000 ग्राम। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो किसका वेट आ जाएगा? सर वेट ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा। वेट ऑफ सोल्यूशन वो कितना आ रहा है? सर वो आ जाएगा 1000 प्लस 364, दैट इज 1364 ग्राम। सर ये वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया। अरे वाह सर, वेट ऑफ सोल्यूशन भी आ गया। अब आप बताइए आपको चाहिए क्या? सर मुझे तो मोलारिटी चाहिए ना। तो लीजिए, आ तो गई मोलारिटी। अब क्या करना है? मोलारिटी इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे जरा जल्दी से बताओ। मोलारिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ किसका? सोल्यूशन का। किसमें? लीटर्स में। चलिए सर वैल्यू बताइए। मोल्स ऑफ सोल्यूट कहीं आपने निकाले थे? आपने अपने अपने सोल्यूशन के लिए फिक्स किए थे 6.5 सर, 6.5 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कहीं से आ रहा है? सर ये वेट है सर, वेट ऑफ सोल्यूशन है, और ये डेंसिटी है। सर वेट और डेंसिटी से क्या वॉल्यूम नहीं आता? सर लीजिए वॉल्यूम आ गया
1364 डिवाइडेड बाय 1.89। लेकिन ये वॉल्यूम मिलीलीटर में आएगा सर, क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर ml है। इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, वो ऊपर चला जाएगा। सर आप इसको धीरे से सॉल्व करिए, ये 9 निकल के आने वाला है। सर द मोलारिटी इज 9। समझिए बात, क्लियर? क्लियर है? सबको समझ में आ गया भाई? क्लियर है? सबको समझ में आ गया? तो यानी इस तरह से इंटर कन्वर्जेंस के सवाल कर सकते हैं आप, इंटर कन्वर्जेंस को यूज कर सकते हैं। अगर आप वो अंग्रेजी की एक एक लाइन, बहुत सारे सवाल होंगे है ना जो तुम्हें करने के लिए देंगे, तो यही सवालों के नंबर भी पड़े हुए, इसमें मार्किंग भी कर रखी है, तो तुम आराम से इन नंबरों को ही को सॉल्व करने की कोशिश करना। ये सारे नंबर्स लिखे गए, सारे सवाल किए जा सकते हैं, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं और एक आध सवाल की बात करता हूं, जैसे ये मान लीजिए, वो कह रहा है कि अ कॉमर्शियली सोल्ड कंसंट्रेटेड HCl इज 35% HCl बाई मास। अच्छा सर, यानी कौन सी कंसंट्रेशन टर्म दे रखी है? सर ये दे रखी है। कौन सी ये कंसंट्रेशन टर्म है? सर ये है परसेंटेज वेट बाई वेट। ठीक है, सब छुपा के रखा है। मेरे पास एक कॉमर्शियली सोल्ड HCl है जिसकी परसेंटेज कंसंट्रेशन 35.5 है। फिर उसने क्या बताया कि उसकी डेंसिटी 1.4 है, 1.46 है। बताइए उसकी मोलैरिटी क्या है? मैंने कहा ओहो, किसकी मोलैरिटी, कौन सा सोल्यूशन, कुछ तो बताओगे। कह रहा कुछ नहीं बताएंगे। मैंने कहा तैसी तुम्हारी, मैं अपना सोल्यूशन डिफाइन करूंगा। याद करो अंग्रेजी की लाइन सर, 35% HCl को कैसे लिखेंगे वेट बाई वेट को? सर अभी आपने बताया था, अरे 35.5 नहीं सॉरी 35% वेट बाई वेट HCl। जल्दी से बताओ अंग्रेजी की लाइन, 35 ग्राम HCl डिजॉल्व इन 100 ग्राम सोल्यूशन। याद है? 35 ग्राम HCl डिजॉल्व इन 100 ग्राम। सब आ गया सर, सब दिखाई देता है। क्या चाहिए सर? मोलैरिटी चाहिए। ये लीजिए, मोलैरिटी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है जरा बताओ? मोल्स ऑफ सल्यूट। कहीं दिखते हैं? अरे सर 35 ग्राम HCl है तो मोल्स तो निकल ही आएंगे ना सर। 35 अपॉन 36.5 मोल्स ऑफ HCl डिवाइडेड बाय, और क्या चाहिए सर? मोलैरिटी में नीचे वॉल्यूम चाहिए। ये सर ग्राम है सॉल्यूशन का, वॉल्यूम कैसे आएगा? अबे ये डेंसिटी है, ये सॉल्यूशन का मास है। लो आ गया वॉल्यूम, 100 डिवाइडेड बाय 1.46। लेकिन सर ये मिलीलीटर में आएगा। सर 1000 से डिवाइड करेंगे, वो 1000 ऊपर चला जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे सर, ये आंसर आ जाएगा ये 14 मोलर के आसपास। आप इसको कैलकुलेट करिए, खड़ाक से इसका आंसर आ जाएगा। बताइए समझ रहे हो बात को? ये सब मुश्किल मुश्किल सवाल हैं जो एक एक लाइन में किए जा सकते हैं। अगर आपको वो अंग्रेजी की एक लाइन लिखनी आ जाए, वो अंग्रेजी की एक लाइन आप समझ रहे हैं, आपने अपने सोल्यूशन की मोलारिटी निकाली है जो आपने डिफाइन किया है, और वही आंसर उसके सोल्यूशन का भी है। क्यों? क्योंकि सर एक ही टंकी से निकल के आने वालों की मोलारिटीज सेम होती है। सर क्लियर है? सब लोगों को ये बात समझ में आ गई? ठीक है। ये नहीं, अब कोई फॉर्मूला नहीं है। आप कुछ लोग कह रहे हैं सर कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं। तुम कितने फॉर्मूले याद करोगे? आप इस कन्वर्जन का इस कन्वर्जन के साथ इससे कितने फॉर्मूले याद करोगे? आपके लिए बेस्ट क्या है सर? जो भी कंसंट्रेशन टर्म गिवन है, उस कंसंट्रेशन टर्म को कैसे लिखा जाता है वो सीख लो, और उसके बाद जो निकालनी है उसका फॉर्मूला देख लो। वो तो तुम्हें पता ही है। बस आप अपनी एक लाइन अंग्रेजी की लिख देंगे तो आपको सारी चीजें दिखने लगेंगी। ये HCl का वेट आ गया, उससे HCl के मोल आ जाएंगे। ये सॉल्यूशन का वेट आ गया और डेंसिटी दे रखी है तो सोल्यूशन का वॉल्यूम आ जाएगा। मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यही तो होती है ना मोलैरिटी। सर एक लाइन में सॉल्व हो जाएगी। सर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप सिर्फ ये एक लाइन अंग्रेजी की लिखना सीख लीजिए। क्लियर है? नॉर्मैलिटी के बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो रिडॉक्स के अंदर बताया जाएगा। क्लियर है? सबको ये समझ में आ गया? जल्दी से बताओ समझ में आ गया? ठीक है, बिल्कुल आसान था, कहीं कुछ झंझट नहीं था। चलिए सर